हेलो बच्चों, आप सभी का पवन की इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपके इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। और आप लोगों का ढेर सारा प्यार अब तक मुझे मिल चुका है। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, आपने बहुत सारे कमेंट मुझे दिए, लाइक किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात करते हैं आपके अध्याय नंबर 2 की। और इस अध्याय नंबर 2 से जो महत्वपूर्ण विषय है मैंने केवल उनको चुना है और आपके लिए लेकर एक वीडियो में वो सारी चीज़ें जो है बताने की कोशिश करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अच्छी तरह से समझा पाऊँ एक ही वीडियो में। तो चलिए आज जो हमने पढ़ने वाले हैं वो क्या रहेगा, इस अध्याय का कौन सा पार्ट पढ़ने वाला है। एक तो नगरों का विकास कैसे हुआ, मेसोपोटामिया सभ्यता की बात कर रहे हैं हम, जो इराक में फली फूली वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो उसमें नगरीकरण किन के कारण हुआ, नगर वहां सबसे पहले विश्व के सबसे पहले नगर स्थापित हुए, उसके पीछे कारण क्या था। दूसरा, प्रसिद्ध जो नगर थे उनके नाम क्या थे और उनकी विशेषताएं क्या थी वो जान पाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण रहेगा वो रहेगा प्रारंभिक शहरी समाजों का स्वरूप। जो भी शहर स्थापित हुए उनमें समाज कैसा था, लोगों का रहन सहन कैसा था, लोग कैसे थे, उनके बारे में जान पाएंगे। और अंतिम रहेगा हमारा लेखन कला, जिसके लिए जाना जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया शब्द का भाव। ये बहुत बार आया है। तो मेसोपोटामिया जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों के मेल से बना है, मेसोस जमा पोटेमस। ठीक है, मेसोस जमा पोटेमस। मेसोस का मतलब हुआ मध्य और पोटेमस का मतलब हुआ नदी। तो क्या बनेगा, मध्य नदी, मतलब नदियों के बीच का जो मध्य भाग है, बीच वाला, दो नदियों के बीच का प्रदेश, उसको कहा जाता है मेसोपोटामिया। और ये जो दो नदियां थी इनके नाम थे दजला और फरात। ठीक है, लग गया पता, दजला और फरात ये इराक में दोनों नदियां पड़ती है। और इसके मध्य जो पड़ा, ये देखेंगे आप, जो है ये आपकी पड़ी दजला और नीचे वाली नदी पड़ी ये फरात नदी है। जो दजला है वो पहाड़ी इलाकों से होकर जो है गुजरती है, इसलिए वो तेज बहाव है। और जो फरात है वो मैदानी हिस्से से आकर आती है, इसलिए मैदानी हिस्से में आने के कारण क्या था, इसका जो बहाव है वो बिल्कुल इस तरह से कि वहाँ पर हम जहाज या किश्तियाँ आसानी से चला सकते हैं। और इसलिए दजला का जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है मेसोपोटामिया शहरीकरण में। इसको आगे हम पढ़ने वाले हैं। फिर बात करते हैं, प्रश्न उठता है कि नगर हम किसे कहेंगे। देखिए, नगर उनको कहेंगे जहां विशाल क्षेत्र में वो शहर बसा हो, काफ़ी जनसंख्या हो, पक्के मकान हो, सड़कें पक्की हो, यातायात का संचार ज़्यादा विकसित हो दूसरों की अपेक्षा, और प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं जो आदमी को मिलनी चाहिए वो वहाँ पर हो, और यहाँ के लोगों को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो, उनको हम कहेंगे नगर या शहर। ठीक है, तो ये कहता है विश्व के सर्वप्रथम जो शहर है वो मेसोपोटामिया, इसी सभ्यता में सर्वप्रथम जो है विकसित हुए। लगभग 3000 ईसा पूर्व में कांस्य युग उस समय आरंभ हो चुका था। याद रखना, 3000 ईसा पूर्व में कांस्य युग, मतलब कांस्य के धातु का आदमी को पता था, उससे वो औजार या दूसरे बर्तन जो बनाना उसने शुरू कर दिए थे। तो ये उस समय का ये समय काल वो है जब नगर जो है स्थापित हुए मेसोपोटामिया में। क्लियर होगा, इराक की सभ्यता, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया हो गया जी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो नगर बसे उसमें तीन कारण विशेष, तीन तरह के नगर जो थे वो थे। पहला धार्मिक नगर। धार्मिक नगर मतलब जो नगरों के मंदिरों के आसपास जो नगर विकसित हुए उन्हें कहा गया धार्मिक नगर। जैसे कि अगर मैं अपने भारतवर्ष का ही एग्जाम्पल दूं तो हमारे पुरी में अगर आप जाएंगे तो पुरी जो आपका पड़ता है उड़ीसा में, तो ये पुरी जो जगन्नाथ का जो मंदिर है वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है वो शहर विकसित हुआ। ठीक है, तो ऐसे जो शहर थे उनको धार्मिक नगर के नाम से वो विकसित हुए। दूसरा आता है व्यापारिक नगर, जहाँ व्यापार समृद्धि के कारण एक ऐसा केंद्र जहाँ पर लोग आते थे, अपना सामान बेचते थे, जो उनके पास अधिक होता था कोई सामान तो उसको वहाँ पर बेचते थे। और इस प्रकार से क्या हुआ, एक ऐसी जगह स्थापित हो गया, ऐसा केंद्र स्थापित हो गया जहाँ पर लोगों को बहुत सारी नौकरियाँ जो है मिलने की संभावना हुई। उस प्रकार से वहाँ पर बड़े बड़े नगर विकसित हो गया। अगर छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मंडी शहर, देखिए चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं लेकिन फिर भी यह बल के अपेक्षा ज़्यादा विकसित हुआ। वजह क्या कहती, यहाँ सेंटर था पॉइंट कुल्लू का, चाहे जोगिंदर नगर का था, यहाँ सुंदर नगर या मंडी का, तो सेंटर पॉइंट था एक तरह से व्यापार के तरह जो है व्यापारी केंद्र स्थापित। और इस प्रकार वहाँ पर जो लोग थे उनकी संख्या भी बढ़ी और वहाँ पर जितने भी जो प्रमुख केंद्र थे वहाँ पर स्थापित हुए। तो ये इसके कारण नगर वहाँ स्थापित हुआ, सुविधाएं भी प्राप्त हुई हर तरह की, जिसे हमने नगर कहा। फिर तीसरे प्रकार का नगर कौन था, शाही नगर, जहाँ भी राजा जाता था। देखिए अगर हम अपने देश की ही बात करें, अकबर
राजा था जिसने 4 बार अपनी राजधानी को बदला। पहले जो राजधानी थी वो थी आगरा, आगरा से फिर वो चले गया फतेहपुर सिकरी, फिर चले गए उसके बाद वो पाकिस्तान में लाहौर में चले गए, फिर वो वापस आ गए। तो जहाँ जहाँ वो जाते गए वहाँ वहाँ शहर जो है बनते गए। तो इस प्रकार से 3 तरह के शहर जो उसमें स्थापित हुए, कहाँ, मेसोपोटामिया में। अब बात कर लेते हैं कि ये जो नगरीकरण था ये इसके पीछे कारण क्या था। एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। पहला, अत्यंत उत्पादक खेती। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट उस समय क्या था, व्यापार इतना था जितना कर उत्पादन जो होता था, खेती जो उत्पादन था वो अत्यधिक मात्रा में होना, उससे ही क्या होता है, व्यापार होता है। मेरे पास जितना गेहूं की आवश्यकता मैं उतने रखूंगा और जो अधिकय है, जो ज़्यादा चीज़ है उसको मैं बेचूंगा, ठीक है। या मेरे पास हो सकता है मुझे किसी चीज़ की कमी ज़रूरत है तो मैं अपने पास जो सबसे ज़्यादा चीज़ है गेहूं, जैसे वहाँ की जो प्राकृतिक जो उर्वरकता थी उसके कारण क्या था, वहाँ गेहूं, जौ और खजूर की जो फसल थी वो भरपूर होती है। 3 प्रकार की फसल याद रखना, गेहूं, जौ और खजूर। तो ये काफ़ी मात्रा में वहाँ पर होती थी और ये जो है वो बेचते थे, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या कहता है कि पशुपालन भी काफ़ी था उनके पास, क्योंकि चारागाह काफ़ी थे। और जो पशु पाले जाते थे किसके लिए पाले जाते थे, दूध, मांस और ऊन प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा खेती और यातायात के कार्य के लिए भी पशुओं को पाला जाता है, जैसे कि बैलों को किसके लिए, जो जोतने के लिए भी, और उसको जो बैलगाड़ी उसको खींचने के लिए भी। तो इस प्रकार से जो उनके लिए इस्तेमाल करने योग्य जो जानवर थे उनको पाला जाता था, या दूध के लिए या फिर मांस के लिए। क्लियर हो गया। तो स्थायी जीवन होने के कारण जो झोंपड़ियाँ बनाकर रहने लगे, ये आदिमानव से आने की प्रक्रिया की। पहले वो ऐसे हुआ, फिर झोंपड़ियाँ बसी, फिर उसने अनाज उगाना शुरू किया खेतों में, फिर वो खेतियाँ बड़ी होती गई, अनाज विकसित होते गए, ज़्यादा अनाज बढ़ता गया और ज़्यादा अनाज बढ़ने के साथ साथ अब उसने उसको बेचना शुरू किया। तो ऐसे ही नगरों का विकास हुआ अत्यंत उत्पादक खेती के कारण। लग गया पता, अत्यंत उत्पादक एक होता है कि उत्पादन, सामान्य उत्पादन मतलब अपने लिए ही उत्पादन होना, तो ऐसी जगह पर नगर विकसित होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। समझे नहीं बात। अगर जैसे हम यहाँ का एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए पहाड़ों में जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो सब्जियाँ उगा रहे, केवल अपने लिए नहीं, दूसरी जगह के लिए जाने के लिए। अगर यहीं बल का जो है ले लेते हैं, क्या उगाया जा रहा है आजकल, टमाटर उगाया जा रहा है, और उसको कहाँ बेचा जाता है, दूसरी जगह के, वो दूसरे राज्यों में। तो ये जो इसके कारण अत्यंत उत्पादक खेती के कारण क्या हुआ, लोगों के पास पैसा आता है और पैसे से क्या बनता है, वहाँ समृद्धि आती है और एक तरह से नगर भी स्थापित होते हैं। तो ठीक है। फिर दूसरा था जल परिवहन। दूसरा आ गया जल परिवहन। ये कहता है, अभी हमने पढ़ा कौन सी नदी थी, दजला और फरात नदियों के बीच का जो क्षेत्र था उसे मेसोपोटामिया कहा जाता था, ये बाद में इराक कहलाया। तो भाई जो मैंने कहा था कि जो फरात नदी है, दजला जो है वो कैसी नदी है, वो थोड़ा सा जो है वो पहाड़ों से होकर निकल कर आती है, लेकिन जो फरात नदी है वो थोड़ा सा जो है क्या है, मैदानी हिस्से से होकर आती है, और इस कारण जो उसका बहाव है वो कम तेज, और इस कारण वहाँ पर बोट या किश्तियाँ चलाई जा सकती है। और इससे देखिए जल का जो परिवहन होता है वो सबसे उत्तम साधन होता है। उसमें क्या होता है कि कम जो है वो पैसे में सीधा रास्ते पर जो है वो चल सकते हैं, और बहाव के साथ, अगर हमें बहाव के साथ जाना फिर तो हमारी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। और अब भी देखिए भारतवर्ष अगर सबसे ज़्यादा जो है वो आयात निर्यात करता है तो किसके द्वारा, वायुयान के द्वारा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सड़क मार्ग के द्वारा बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा जो होता है वो समुद्री जहाज़ के द्वारा ही होता है। सस्ते परिवहन होता है और ईजी होता है, आसानी होता है और सीधा रास्ता होता है, समझेंगे। तो जल परिवहन के कारण भी, क्योंकि मेसोपोटामिया में जल परिवहन होता था किस नदी के कारण, सबसे ज़्यादा फरात, दजला भी थी लेकिन फरात नदी के कारण। फिर तीसरा जो है वो धातु और पत्थर का आयात, कि जो चीज़ें उनके पास थी उनको उन्होंने बेचा और उसके बदले में उन्होंने क्या किया, तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के जितने भी देश थे उनसे जो ज़रूरत की चीज़ें थी जिससे शहर स्थापित हो सकते, तांबा, टीन, सोना, चांदी, सीपी और विभिन्न प्रकार के जो पत्थर होते थे, जो इस्तेमाल जो है चाहे वो किसी भी चीज़ को अपना सुंदर वस्तु बनाने के लिए, आपके भूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने खरीदते थे। चौथा था श्रम विभाजन, कि देखिए श्रम विभाजन, सबसे श्रम विभाजन का मतलब क्या है कि कोई भी आदमी जो है अपने आप जो आत्मनिर्भर नहीं होता, कि हर एक चीज़, अगर उसको मान लो अपने आभूषण बनाना है तो क्या वो अपने आप ही तैयार कर लेगा, बिल्कुल भी नहीं। उस आभूषण को बनाने के लिए जो औजार बनेंगे वो कहीं और से खरीदेगा, ठीक है, समझे बात। हर एक चीज़ का जो है जो इससे क्या होता है कि श्रम विभाजन होने से हर कार्य को बनाने के लिए, जैसे कि अब सोच लो एक साइकिल बनती है, अब साइकिल एक जगह तैयार होकर उसके जो पहिए कहीं और जगह बनते हैं, उसका रिम कहीं और जगह बन रहा है, उसकी मशीनरी दूसरी कहीं और जगह, बाद में उस फैक्ट्री में जाकर वो असेंबल हो। उससे क्या होता है कि आसानी से वो कार्य जल्दी हो जाता है और सुगम होता है, आसानी के साथ हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि श्रम विभाजन के कारण क्या होता है, वस्तु निर्माण जो जल्दी बन जाती है और वो सुंदर भी बनती है।
अब और भी दे देता हूँ एक एग्जांपल कि मान लो स्कूल में जो है एक बहुत आता है, बहुत एक बड़ा प्लेग्राउंड है, उसमें बहुत सारे जो है पत्ते गिरे हुए हैं। अगर आप ग्रुप बना देंगे, बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बना दिया और उनको छोटे छोटे हिस्से बांटे, इस हिस्से में आप करेंगे, इसमें आप करेंगे, तो क्या होगा, कार्य बहुत अच्छा होगा। सबको मालूम है अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो लग जाएगा पता फलाने ग्रुप ने नहीं किया, तो इसलिए काम अच्छा भी होगा और जल्दी फटा कर भी हो जाएगा। क्लियर है? नहीं तो एक दूसरे को देखते रहेंगे, तो इसलिए कहते हैं श्रम विभाजन। क्लियर हो गया? फिर इसके कारण भी जो है क्या हुआ, नगरीकरण हुआ। पांचवा, मुद्राओं का प्रयोग। देखिए मेसोपोटामिया में क्या हुआ कि मुद्राओं का प्रयोग, मुद्राओं का मतलब यहाँ पे असरफियों से नहीं है, पैसे से नहीं है, धन से नहीं है। मुद्राएं मतलब कि एक ऐसी चीज, देखिए जैसे ये एक गोला बेलना आकार आकृति में है, बेलनाकार है ना, बेलनाकार में होता था। और ये क्या होता है, इसके ऊपर जो है कुछ जो है वो जैसे कि इसको कहते हैं उकेरे होते थे एक तरह से, या हम कह रहे किलाकार जो है बने होते थे, जो किसी गिल्ली मिट्टी के ऊपर जब इसको घुमाया जाता था तो यही चित्र जो है वो बन जाता था। क्लियर है? गिल्ली मिट्टी के ऊपर अगर आप हाथ रख देंगे ना, 5 के 5 उंगलियां जो है वो छप जाएंगी। तो वैसे ही ये मुद्राएं अपनी तैयार करते थे हर कोई राजा, या जैसे कि राजा ने कुछ बना लिया तो एक तरह की मुद्रा बना ली और इस गिल्ली मिट्टी के ऊपर फहराएंगे और इस तरह का चित्र जो है बन जाएगा, और फिर ये सूख के जो है वो फिर कड़ी हो जाएगी। फिर अगर ये टूटेगी तो क्या मतलब, इसका मतलब हुआ यस। अब इसका बात आता है कि ये मुद्राओं का काम क्या था। देखिए जब कभी भी व्यापार जब व्यापार होने लगा, नगर बस गए, तो नगर किसके कारण होते हैं, व्यापार के कारण। व्यापारी जो लोग थे वो क्या करते थे, अपने थैले में वो सारा सामान डाल दिया जो उन्होंने दूसरी जगह भेजना है। अब उसके ऊपर जो है आपने क्या कर दिया, एक बांध दिया, और उस बांधने के ऊपर जो है वो गिल्ली मिट्टी लगा दी उसके ऊपर, जहां रस्सी बांधी है। अब उसके ऊपर गिल्ली मिट्टी के बाद क्या किया, आपने ऐसी सील घुमाई और लगा दिया, और इस तरह छापा खाना जो हो गया। अब मान लीजिए वो उस जगह के ऊपर पहुंचाना है, तब तक वो टूटनी नहीं चाहिए, वो गिल्ली मिट्टी जो सूख के तैयार होगी जिसके ऊपर छाप लगी है। तो अगर वो टूट जाती तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हुआ है, बीच में उसको तोड़ा गया है, तो वो इससे क्या हुआ, सामान की वैधता जो है नहीं रहती थी। अब क्या हुआ, इस सील के आने से क्या हुआ, सामान की वैधता बन गई कि भाई ये बिल्कुल सही है, अंदर सामान बिल्कुल। इससे क्या हुआ, व्यापार बढ़ा, व्यापार और भी बढ़ा, सुरक्षित हो गया। तो ये मुद्रा का प्रयोग ने भी जो है आयात को बढ़ाया, निर्यात को बढ़ाया, और इससे क्या हुआ, नगर विकसित हुए। छठा आता है राजाओं की सैन्य शक्ति, जिसमें श्रम को अनिवार्य बना दिया। भाई राजा के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर राजा ने जो कह दिया कि भाई मंदिर बनाने हैं, राजा ने कह दिया कि यहाँ पर नगर स्थापित करना है, अकबर ने कह दिया कि भाई अब मेरे को आगरा नहीं रहना, फतेहपुर सिकरी जो है बसना है, तो भैया उसके लिए एक बड़ा राजमहल भी स्थापित होगा, वहां पर जो दरबारी उनके लिए भी घर स्थापित होंगे, तो लोग भी वहां स्थानांतरित होंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट जगह बन गई है, केंद्र बन गई है। समझाई ना बात? तो राजधानी बन जाना एक तरह से, राजा के लिए राजधानी बकस निर्माण किया जाना, तो इससे वहां पर क्या होगा, हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार वहां पे तो ये कहता है कि श्रम को अनिवार्य करना। राजा ने क्या किया, राजा ने कहा कि भाई सभी लोगों को काम करना पड़ेगा, नए मंदिर बनाना पड़ेंगे, नए घर बनाना पड़ेंगे, महल बनाना पड़ेंगे। तो इस प्रकार से सभी लोगों को, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हैं, सभी को श्रम अनिवार्य कर दिया गया था राजा के द्वारा, और इसलिए भी जो नगरीकरण की प्रक्रिया में काफी जो है वो बढ़ावा मिला, या नवीन दिशा जो है वो मिली। क्लियर हो गया? छठा, राजाओं के आदेश पर। फिर ये हो गए 6 के 6 कारण जो आपको याद करना पड़ेंगे। अब आती है बात कि मेसोपोटामिया जो प्रसिद्ध नगर जो विकसित हुए, जिसके पीछे हमने 6 कारण बता दिए कि इसलिए विश्व में सर्वप्रथम जो नगर जो है वो मेसोपोटामिया में स्थापित हुए। अब भाई बात करेंगे कि ये जो नगर प्रसिद्ध नगर थे ये कौन कौन से थे। ये कहता है 3000 ईसा पूर्व में जो नगर थे प्रसिद्ध, नंबर 1 आता है उरक नगर, जो बहुत बार आता है। उरक नगर की विशेषता देखिए, 4 विशेषता मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहली विशेषता कि ये सबसे प्राचीन नगर था, और ये आधुनिक इराक की जो राजधानी बगदाद है वहां से 250 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में फरात नदी के किनारे पर स्थित है। याद रखना इस नदी का नाम, फरात नदी के किनारे, और बगदाद से 250 किलोमीटर दक्षिण में, दक्षिण की तरफ को है ना, ये फरात नदी पर, ठीक है, सबसे प्राचीन, और फरात नदी के ऊपर 250 किलोमीटर। क्लियर हो गया? दूसरा आता है कि ये 3000 ईसा पूर्व में इस नगर की गणना जो है विश्व के सबसे विशाल नगरों में की जाती थी। सबसे विशाल, विश्व का सबसे विशाल नगर कौन? उरक। कब? 3000 ईसा पूर्व में। क्लियर हो गया? ये कितने हेक्टेयर में फैला होता? 250 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, और 250 हेक्टेयर पर ही फैला हुआ था। याद रखना 250 के 2 हेक्टेयर आ गए। तो और इसको अगर हिंदुस्तान की जो सभ्यता थी, जिसको हम कहते हैं मोहजोदड़ो नगर, तो ये दूसरा बड़ा नगर था मोहजोदड़ो, जो 125 हेक्टेयर पर फैला हुआ था। तो उससे डबल
250 हेक्टेयर क्षेत्र के ऊपर यह फैला, 2 गुना बड़ा था, मोहनजोदड़ो से 2 गुना बड़ा था। क्लियर होगा? मोहनजोदड़ो क्या था? यह हड़प्पा सभ्यता, भारतवर्ष की सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर था ये। तो इस नगर से ये 2 गुना बड़ा था। क्लियर होगा? 250 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था, जो आगे चलकर और भी बढ़ गया, फिर 400 हेक्टेयर हो गया। कितना बड़ा नगर हो गया, ये दूसरी विशेषता होगी। तीसरी विशेषता है कि यहाँ पे जो सुमेरिया के जो प्रसिद्ध शासक थे जिनका नाम था एनमरकर, वो एक अन्य प्रसिद्ध शासक थे जिनका नाम गिलगामेश, इन्होंने अपने राज्य की राजधानी इन्हें घोषित किया था। ठीक है, सुमेरिया के प्रसिद्ध शासक ने इस नगर की स्थापना करी थी और जो गिलगामेश थे उन्होंने इसको राजधानी घोषित किया था इस नगर की विशेषताओं को देखते हुए। क्लियर हो गया? फिर चौथा जो था वो था कि ये जो उरक नगर था, यहाँ तकनीकी क्षेत्र हो, मूर्तिकला हो, वास्तुकला हो, प्रौद्योगिकी, इनके क्षेत्र में, ये 3 क्षेत्र याद रखना, तकनीकी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के मामले में, मूर्तिकला के बारे में, और वास्तुकला प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है बड़ा अद्वितीय यहाँ पर विकास, और इसलिए तो शहर बना। और एक और चीज़ खुदाई में क्या मिला अभी? वारकासीस, वारकासीस, इस तरह से ये वारकासीस बनाया गया है, जो वहाँ का जो संगमरमर का पत्थर से जो है इसको उकेरा गया है। कितना खूबसूरत एक मुखौटा बनाया गया था, इसे कहा जाता है वारकासीस। तो इस प्रकार की ये एग्जाम्पल है, भव्य नगर मिले हैं, बर्तन मिले हैं। ये आ गया उर की विशेषताएं, 4 विशेषताएं। उरनगर दूसरा है, उरनगर। उरनगर की भी मैंने 6-7 विशेषताएं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 4 तो आपको याद करना पड़ेगी। इजीली है और आसान है, एक एक नंबर करके करेंगे तो याद रह जाएगा। देखिए जो ब्लू है ना, वो मैंने आपको हेडिंग दे दी है ऑलरेडी, आप इसके नोट्स बना सकते हैं और इजीली इसको समझा सकते हैं। देखिए सबसे पहला कि ये जो नगर था ये फरात नदी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है वो स्थित था। ठीक है, फरात नदी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ ये स्थित था और ये भी महत्वपूर्ण नगरों में से एक था। फिर दूसरा आता है, इसके जो संस्थापक थे, प्रथम राजवंश शासक मेशनीपद, याद रखना संस्थापक का नाम हमेशा याद रखें कि इसका संस्थापक था मेशनीपद, और ये लगभग 2670 ईसा पूर्व में जो इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, और बाद में 250 ईसा पूर्व में इसका पतन भी होगा कई कारणों से, प्राकृतिक कारणों से ज्यादातर। तीसरी इसकी विशेषता कि ये जो नगर था, उर नगर था, यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से इसे नहीं बनाया गया था, जबकि अधिकतर जो नगर थे वो योजनाबद्ध ढंग से बनाए गए थे। लेकिन ये पहला शहर था जिसमें एक नगर योजना का पालन नहीं किया गया था। देखिए नगर योजना, जैसे चंडीगढ़ बनाया गया ना, आप देखेंगे समकोण के ऊपर जो है वो सड़कें कटती हैं, हर जगह जो है वो सड़कें जाती हैं, गलियां जाती हैं और नालियां बनी हैं, साफ सुथरा शहर है। तो वैसी जो व्यवस्था इस नगर में नहीं थी। क्लियर है? समझ लेना, क्लियर है ना? ये मैप इसका जो है वो लगाया गया है। अगर आप देखेंगे इसकी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है ना, जैसे जो है गांव में होती हैं, और कहीं पे चौड़ी संकरी है, कहीं पर और संकरी इतनी होती थी कि अंदर जो है वो गाड़ी नहीं जा सकती, बैलगाड़ी नहीं जा सकती थी, या गधा गाड़ी उनकी होती थी। गधे ज़्यादा जो है वो इन देशों में पाले जाते हैं, उसके वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वो इसलिए सामान बाहर ही रखना पड़ता था। गलियाँ जो है वो जो लोग थे वो वहाँ पर जो है गंदगी वगैरह फेंक देते, जिसके कारण जो गंदगी से वो ऊंची हो जाती थी। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था पर थी। तो नगर योजना का पालन। चौथा जो क्या था कि रोशनी जो है वो खिड़कियों से नहीं अपितु दरवाजों की तरफ से आती थी। मतलब लोग जो है वो खिड़कियां इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि अंदर की जो गोपनीयता को बनाने के लिए रोशनदानों का इस्तेमाल किया जाता था। टॉप पे लगाते थे, कभी जरूरत होती नहीं तो नहीं लगाते थे। और जितने भी दरवाजे होते थे वो अंदर की तरफ खुलते थे, आंगन की तरफ। अंदर को आंगन होता था वो उस तरफ खोलते थे, और इस प्रकार से ये घरों को जो है वो गोपनीयता बनाए रखने के लिए। और इसके अलावा पांचवी विशेषता क्या थी कि यहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला। याद रखना, ये इसी में शाही कब्रिस्तान, 16 राजाओं और रानियों की जो है कब्रें यहाँ पर मिली हैं। 16 राजाओं और रानियों की कब्रें यहाँ पर मिली है, और इन कब्रों से जो है बहुत से बहुमूल्य सोने चांदी के जो उनके आभूषण हैं वो मिले हैं, असरफियाँ मिली हैं। और यही नहीं, इसके साथ इनके जो दरबारी, जो इनके जो है प्रमुख दरबारी हुआ करते थे, सैनिक थे या बड़े चहेते संगीतकार थे, सेवक थे, उनके भी दफना दिया गया था इनके साथ। सोचिए, जीता ही दफना दिया गया था इनके साथ। राजा मर गया तो उनके साथ इनको दफना दो, क्यों भाई? ऐसा माना जाता था कि उसके पश्चात भी उनका जीवन है, तब भी इनको जरूरत पड़ेगी इन लोगों की। और एक और बात अंतिम की, इनके एक विशाल मंदिर का जो है निर्माण यहाँ हुआ था, जो ईना देवी का था, नन्ना देवी का, सॉरी ईना नहीं, वो जो नन्ना देवी को समर्पित था। नन्ना का मतलब हुआ चंद्र देवता। क्लियर? ठीक है, तो ये 7 विशेषताएं। तीसरा था मारी जो शहर था। देखिए 3 इंपॉर्टेंट है सबसे, उर, उरक और मारी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ।
यह अन्य महत्वपूर्ण नगरों में से जो लगभग 2000 ईसा पूर्व के पश्चात जो है ये शहर जो काफ़ी फला फूला था। और मारी के जो लोग थे खेती पशुपालन धंधा करते थे, पशु चारकों को अनाज, ये ज़्यादातर जो मारी लोगों की जो विशेषता अगर पढ़नी हो, एक तो पहले 2000 ईसा पूर्व के आसपास ये फला फूला काफ़ी बाद ये है जो है विकसित हुआ। और दूसरा यहाँ के विकसित होना मतलब देखिए गांव की तरह, अगर गांव भी आस्था करके अगर कहीं विकसित हुआ इसका मतलब वहाँ पे एजुकेशन आस्था करके आई, तो वैसे ही यहाँ पर समझ लिए मारी भी बाद में जो है विकसित हुआ। और इसलिए लोग यहाँ पर कैसे थे, गडरिये टाइप थे। गडरिये टाइप मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, इधर से वहाँ, और क्या किसके लिए ज़्यादातर इनके पास जो होता था वो पशुओं का मांस, चमड़े, इसका जो व्यापार वो किया करते और इसके बदले वो अनाज और दूसरी चीज़ें प्राप्त करते थे। मारी के जो राजा थे वो मेसोपोटामिया के विभिन्न देवी देवताओं का बहुत सम्मान करते थे और उन्होंने डैगन देवता की स्मृति, डैगन यहाँ का देवता जो था उसका मतलब डैगन, उसकी स्मृति में जो है विशाल मंदिर जो है हर जगह अगर आप देखेंगे तो जगुरात जिन्हें मंदिर कहा जाता था वो स्थापित थे। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि वहाँ का देवते का नाम क्या था, यहाँ का नाम था डैगन। क्लियर हो गया। और चौथी विशेषता है कि यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक था जिसका था जिम्रिलिम, देखिए इसने एक विशाल जो है महल का निर्माण करवाया था उस समय, जो 2.4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था और 260 कमरे थे उस समय। याद करना, देखिए 2000 ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं, तो इतना बड़ा जो है वो राजमहल बनाना, इसका मतलब वो सभ्यता कितनी विकसित हुई होगी उस समय, विकसित होगी उस समय। तो यह अपने समय में केवल राजमहलों में सबसे विशाल था अपने समय में, अपितु यह अत्यंत सुंदर भी था। ये चौथी विशेषता। पांचवा क्या है कि इनका जो व्यापार था, देखिए इतना बड़ा राजमहल बनना मतलब कहीं ना कहीं वो समृद्ध था, पर आस्ता आस्ता करके काफी समृद्ध हुआ। तो किसके कारण, व्यापारिक के कारण, व्यापारिक केंद्र होने के कारण। देख सकते हैं आप ये मारी का इस तरह से इमेजिनरी किया गया था, ये शहर इस तरह से बसा था। चारों तरफ देखेंगे तो कृषि है और अंदर एक बहुत बड़ा शहर जो स्थापित है, चारों तरफ जो दीवार भी है, खास लोग यहाँ पर रहते होंगे। और देखेंगे आप जो है साथ में जो नदियों से नहर निकालकर जो है वो इसलिए ताकि यहीं से जो व्यापार होता था। तो ये कहता है कि ये विदेशों के साथ व्यापार करते हैं, किनके साथ, तुर्की, सीरिया, लेबनान, ईरान के देशों के साथ इनका व्यापारिक संबंध स्थापित थे। और ये विदेशों से आने वाले जो जहाज होते थे उनसे कर भी वसूल करते थे, 10% का टैक्स भी वसूल करते थे। ये इनकम का सोर्स था उनसे, ठीक है, समझे ना बात। तो इस प्रकार से ये इनके आय का साधन था और इस प्रकार से ये जो नगर था ये भी काफी समृद्ध था, मारी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो मैं जल्दी करूंगा, किस जो है नगर था, ये जलप्लावन फ्लड के बाद बसने वाला शहरों में से एक था, ठीक है। और इसका उत्थान जो 3000 ईसा पूर्व, मतलब उर नगर की तरह 3000 ईसा पूर्व में इसका उत्थान हुआ था और उन्नति के शिखर पर इस समय था। फिर कुबा किस नगर पर शासन करने वाली सबसे प्रथम जो रानी थी, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, कुबा किस नगर पर जो रानी अगर रही तो कुबा नाम से। और ये प्रथम जो है नगरों में, जितने भी नगर उसमें यहाँ जो है रानी का जो है वो शासन देखने को मिलता है। और इसके अलावा क्या है, विशाल महल और मंदिर और 3 जगुरात और समाधियां भी यहाँ से मिली हैं। क्लियर है। पांचवा था लगस, ये जो है सुमेर का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण, देखिए सुमेर, और इसको सुमेर की सभ्यता भी कहा जाता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही सुमेर की सभ्यता भी कहा जाता है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस नगर की राजधानी का जो नाम था वो था गिरसु, याद रखना गिरसु। और उर्क गिना, लगस का जो प्रसिद्ध शासक था, उसने एक इंपॉर्टेंट चीज़ करी थी कि उसने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे, कड़े प्रतिबंध लगाए थे उनकी विलास, क्योंकि उन्होंने कहा उसके अधिकारी तो विलास प्रिय थे, इसलिए उनके ऊपर उसने कड़े प्रतिबंध लगाए। और उसने चोरों और लुटेरों को भी सख्ती के साथ उनका दमन किया और कृषि को जो समृद्ध करने के लिए उसने अनेक नहरों का निर्माण किया। मतलब लोगों की भलाई में हमेशा वो तत्पर रहता था। कौन, उर्क गिना, और ये लगस शहर का प्रसिद्ध शासक था, ठीक है। इसके अलावा एक और गुड़िया, ये भी महान शासकों में से एक था और यह अपने धार्मिक कार्यों, उदारता और न्याय प्रियता के लिए जो है बहुत जाना जाता था। उसके शासनकाल में बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत समृद्धि आई, लेकिन उसके पश्चात जो है लगस का जो गौरव था वो घटता चला गया। तो देख सकते हैं इमेजिनरी बनाया गया है, लेकिन ऐसा ये शहर रहा होगा लगस। फिर निनवे और बेबीलोन, निनवे यह नगर जो था वो दजला नदी से पूर्वी, जितने जो ये शहर है जो दजला नदी के ऊपर जो है बसा हुआ है, और बेबीलोन बाकी जो है वो ज़्यादातर फरात नदी के किनारे पर।
अब सेनाचारिब जो है सबसे महान शासकों में से एक था, और ये इसने क्या किया था, सेनाचारिब ने इसने एक विशाल राजमहल का निर्माण किया था जो 80 कमरों का था, जो अत्यंत, ये 80 कमरों का तो था ही, लेकिन क्या था, बहुत ही सुंदर मूर्तियां और चित्रकारी से सृजित किया गया था। फवारे जो है अगर इसका देखे जाए तो इस तरह से ये स्थापित किया होगा ऐसा माना जाता है। और ये नगर जो था चारों तरफ जो है वो दीवार थी, और उसके खास जगह के ऊपर जहाँ पर राजमहल स्थापित थे तो ऐसे स्थापित था जैसे जो है यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से ये शहर जो बसा हुआ था। फिर आता है बेबीलोन। बेबीलोन जो है, बेबीलोन से याद आ जाता है ना, सिकंदर महान की मृत्यु यहाँ पर हुई थी बेबीलोन में, तो वो बेबीलोन की बात कर रहे हैं। तो ये राजधानी का नाम जो है वो बेबीलोनिया था, बेबीलोन की राजधानी का नाम था बेबीलोनिया। और इस नगर को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी। इसकी स्थापना जो अकद के शासक सारगोन ने, शासक के तौर पर जो है सारगोन इसका शासक था, और उस समय विश्व में प्रमुख नगरों में इसकी गणना की जाती थी। यह जो 850 हेक्टेयर में फैला हुआ था, और चारों ओर याद रखना तिहरी दीवार, 3 दीवारें जो सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। तो आप समझ सकते कितना समृद्ध हुआ होगा, रहा होगा ये जो बेबीलोन था, इसलिए इसको सुरक्षा के लिए तिहरी दीवार, 3 दीवारें जो है वो लगाई गई थी। ठीक है, ये है बेबीलोन। अब आ जाता है प्रारंभिक शहरी समाजों का स्वरूप, कैसा था समाज जो है वहां का। सबसे पहले आ जाता है 3000 ईसा पूर्व में ये शहर जो बसे थे। पहला था नगर योजना, कि अधिकतर जो शहर थे वो नगर योजना के तहत बसे हुए थे। ठीक है, नगर योजना के तहत कि नगर जो है एक विशाल दीवार के अंदर जो बनाए जाते थे, और उसमें भी हर जगह जो सुनिश्चित होती थी कहाँ पर बड़े लोग रहेंगे, सहाय जो लोग हैं वो कहाँ रहेंगे, और जो मध्यम वर्ग कहाँ रहेगा, और निम्न वर्ग कहाँ जो है वो रहेंगे, ये सारी बातें पहले से ही निश्चित होती थी। इस तरह से शहर बचाए होते थे, और इसके बारे में हम ज़्यादा कर पढ़ गए हैं कि लोगों के घर कैसे होते थे, कहाँ उनका आंगन होता था, खुला आंगन होता था, क्या होता था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब बात कर लेते हैं दूसरा, वो है प्रमुख वर्ग। ये नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लेते हैं। भी समाज जो था उसमें क्योंकि असमानता आ चुकी थी, किसके कारण, व्यापार के कारण। व्यापार के कारण क्या होता है कि वर्ग जो है 2 या 3 वर्गों में बंट जाता है पूरा का पूरा समाज। एक धनी हो जाता है और कुछ मध्यम रह जाते हैं, ना तो कोई धनी, मध्यम का मतलब ना ज़्यादा धनी है, ना ज़्यादा अमीर है और ना ज़्यादा गरीब है, और एक हो जाता है निम्न वर्ग जो सबसे कम निम्न, जो जिसके पास जो है 2 वक्त के खाने अभी नसीब नहीं होता, उसे निम्न वर्ग। तो 3 वर्गों में विभाजित था समाज। पहले कुलीन वर्ग पढ़ लेते हैं। कहता है कुलीन वर्ग में कौन आता था, एक तो राजा, राजा के संबंधी, उत्तर जो राज अधिकारी होते थे, राज्य के जो बड़े अधिकारी होते थे, सैन्य अधिकारी होते, धनी, व्यापारी और पुरोहित। देखिए पुरोहितों को भी बहुत बड़ा सम्मान जो वहाँ पर प्राप्त था, और ये बड़े महलों में ही रहने वाले थे, मतलब कमी नहीं थी। तो ये कुलीन वर्ग में आते हैं, और इसका हम अभी भी एग्जाम्पल आपको, इनको जो है ईश्वर के, इनको समाज में सर्वोच्च, ईश्वर नहीं, इनको समाज में सर्वोच्च स्थान जो प्राप्त हो, और सॉरी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, जिसका एग्जाम्पल मैंने दे चुका। 99 में क्या मिला है, सेनाचारिब ने कैसे 80 कमरों का महल जो बनाया था, और इसी तरह से हमारे मैंने 260 कमरों का महल बनाया गया था। ये एग्जाम्पल है कुलीन वर्ग कैसे रहते थे बड़े महलों में। ख आ जाता है मध्य वर्ग। इसमें छोटे जो व्यापारी थे, शिल्पी थे, राज्य जो छोटे अधिकारी थे, या बुद्धिजीवी जिसमें टीचर जो गुरुजन लोग होते थे वो लोग आते थे, और उनका जीवन भी काफ़ी अच्छा था दूसरों से, मतलब निम्न वर्ग से तो काफ़ी अच्छा था। ठीक है, और निम्न जो वर्ग था वो उसमें कौन आते थे, किसान आते थे, मजदूर और दास जो सबसे ज़्यादा काम करने वाले होते थे, जिनके बलबूते पर ये सारी चीज़ें जो ईजाद होती हैं, चाहे वो मध्यम वर्ग मजा ले रहा हो, चाहे वो कुलीन वर्ग जिनके राजमहलों में रह रहे हैं, वो पैसा का जनरेट कौन करने वाले थे, ये निम्न वर्ग से ही काम लिया जाता था। लेकिन इनकी जो स्थिति थी वो बहुत बदतर थी। क्लियर है, उनकी स्थिति बहुत बदतर थी। तो इस तरह से इनका अगर हम देखें कुलीन वर्ग, तो उनकी धन दौलत जो वहां पर मिली है लाशों के साथ, जो उनके शवों के साथ, जो उर में मिली थी ना शाही कब्र, तो उनके साथ जो इतना धन दौलत मिली, उससे पता लगता है कि अधिकांश जो पैसा था वो केवल कुलीन वर्गों के पास था। ये है समाज का स्वरूप। फिर तीसरा आता है परिवार। परिवार जो अधिकतर थे वो एकल थे। शहरों में कैसे होते लोग, एकल परिवार, एकल परिवार का माता पिता और बच्चे और बस दादा दादी गांव में रहेंगे। क्लियर है, अलग अलग तो छोटे छोटे परिवारों में जो रहने वाले शहरी समाज पहले से ऐसे, तो मेसोपोटामिया में भी इसी प्रकार से। और इसलिए क्या था, पुत्र का होना अनिवार्य, क्योंकि जो है पित्रात्मक परिवार था, पितृ प्रधान जो है वो समाज था, इसलिए जो पुत्र का होना जो है अनिवार्य माना जाता था। और
माता पिता अपने बच्चों को जो है वो बेच भी सकते थे, अगर गरीब है तो कई बार करते हैं वो अपने बच्चों को बेच देते थे, उसके बदले उनको धन मिल जाता था। और विवाह का जो समय होता था उसमें क्या करते, उपहार लेने देने का जो आदान प्रदान करने का रिवाज था, और वो उस समय एक साथ मिलकर जो है वो, और विवाह कहाँ होते थे, मंदिरों में जाकर विवाह होते थे और वहाँ वो भेंट चढ़ाते थे। बस इस तरह का उनका परिवार हुआ करता था। स्त्रियों की स्थिति के बारे में कहता है, जो उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग की बात करते हैं उसमें स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मतलब धार्मिक या सामाजिक उत्सवों में उनका भागीदार होना इंपॉर्टेंट था। देखिए जैसे कि अच्छी स्थिति से कहा कि दहेज पर वधू का, जो आज भी स्थिति है कि दहेज पर वधू का अधिकार माना जाता है, आज भी कानून बना है। और पति की मृत्यु के पश्चात जो पति की संपत्ति होती है उसके ऊपर पत्नी का ही अधिकार सबसे पहले होता था, जैसे आज है। फिर एक और कि पत्नी को पति से तलाक लेने और पुनर्विवाह करने की बिल्कुल छूट थी, अधिकार प्राप्त था, जैसे आज है। वे अपना स्वतंत्र व्यापार भी करती थी, याद रखना, वो व्यापारी भी हो सकती थी और पुरोहित भी हो सकती, पुरोहित का कार्य भी वो करती थी। एक और था कि उस समय जो और समाज के अन्य उच्च पदों पर वो नियुक्त हुआ करती थी, तो इसलिए स्त्रियों की स्थिति अच्छी कही गई है। एक और था कि समाज में देवदासी प्रथा जो प्रचलित थी, और इसको बुरा नहीं माना जाता। देवदासी प्रथा प्रचलित क्यों, ये आप जब बड़े होंगे तो आप इसको पढ़ लेना, और ये या तो इंटरनेट से निकाल के आपने पढ़ लेना। तो भाई इसको बुरा नहीं माना जाता था, और ये कहता है क्योंकि इससे अपनी हैसियत से अनुसार कुछ उपपत्नियां, देखिए अगर जो पुरुष था वो प्राय एक ही विवाह करता था, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक यदि वो ज़्यादा अमीर है तो वो क्या करेगा, उपपत्नियां भी रख सकता था। क्लियर है। फिर आ जाता है पांचवा, दासों की स्थिति। उस समय दास रखने का, देखिए नगर है ना, तो नगर में क्या होते हैं, लोग जो है वो नौकर भी रहते हैं, लेकिन ये दास होते थे। दास और नौकर में फर्क है। नौकर जो है वो नौकरी पर आता है, पैसे लेता है उसके बदले में, लेकिन दास होते हैं जिनको खरीदा जाता था पूरी तरह से, ठीक है, और वो उसके बदले में उसको काम के लिए पैसे नहीं दिए जाते, उसको हमेशा के लिए अपने पास रखा जाता है, जो मर्जी करवाइए, वो दास हुआ। तो ये जो दास थे, ये 3 तरह के दास उस समय हुआ करते थे। एक तो युद्धबंदी, जो युद्ध में लड़ाई हुई राजा की दूसरे राजा के साथ, और वहां दूसरा राजा जब हार गया तो जितने भी सैनिक थे उनको पकड़ लिया और युद्धबंदी बना लिया, तो वो दास बन गए। ठीक है, क्लियर है। फिर उन दासों को खरीदा और बेचा जा सकता था, ये याद रखना, दासों को खरीदा और बेचा जाता था सामान की तरह। माता पिता द्वारा बेचे गए बच्चे, बेच दिए, गरीब थे और बेच दिए बच्चा, और वो दास बन गया। तीसरा, कर्ज ना चुका जाने पर, कोई व्यक्ति अगर साहूकार से पैसे लिया फिर कर्ज ना चुका पाया तो क्या बना, दास बन गया वो। क्लियर हो गया। तो 3 तरह के दास उस समय हुआ करते थे, और ये जो दास थे इनकी स्थिति बहुत खराब थी। इन्हें किसी भी अधिकारों से जो है वो वंचित कर रखा था, ना वो शिक्षा ग्रहण कर सकता था, ना वो मंदिर जा सकता था, कुछ भी। ये सोच लीजिए कि जो कुछ भी नहीं कर सकता था, केवल जो उसका मालिक था उसके रहमो करम पर था, वो उसको वो मार भी सकता था, जान से मार भी सकता था, कुछ भी कर सकता था। और लेकिन ये था कि उससे वो क्या करता था कि कोई भी स्वतंत्र जो नागरिक होता था वो अपनी दासी, क्योंकि लेडीज भी जो है वो दासियां होती थी, उनको उपपत्नी का दर्जा जो दे सकता था। अगर कोई सुंदर दासी है तो उसके साथ वो विवाह कर लेता था, और उपपत्नी जो है, और उनसे जो उत्पन्न संतान होती थी उनको दास नहीं बनाया जाता था, वो आज़ाद होते थे, स्वतंत्र होते थे। ये दासों की स्थिति आई। अब आता है मनोरंजन के बारे में, कि वो लोग मनोरंजन के भी शौकीन थे, और वो बांसुरी, बीना और ढोल, इनका जो है बहुत शौक रखने वाले लोग थे। इसके अलावा और भी तरह से वो अपना मनोरंजन करते थे। कैसे? शिकार खेलना, पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ कराना, जो आज भी की जाती है, कुश्तियाँ खेलना, इन सब के वो शौकीन थे। और इस प्रकार से एक और था शतरंज खेलना, इसको में भी रुचि रखते थे। और बच्चों के मनोरंजन के साधन क्या होते हैं, जैसे कि खिलौने बनाना, तो ये उनके मनोरंजन के साधन हुए। क्लियर है। अब अंतिम जो विषय हुआ लेखन कला, जो ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है। तो लेखन कला जो है, मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम लिपि का जो अगर विकास हुआ तो वो सुमेर में, सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया 3200 ईसा पूर्व के आरंभ हुआ, 3200 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। लेकिन इसका जो प्रचलन हुआ, जब ये प्रचलन में चली तो कब 2600 ईसा पूर्व में जाकर इसका प्रचलन हुआ, और 1850 ईसा पूर्व में इस लिपि के अक्षरों को पहचाना और पढ़ा गया है। याद रखना, ये वो लिपि है जिनके अक्षरों को पहचाना और पढ़ा जा चुका है, मेसोपोटामिया की लिपि को। इसे बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की, जैसे हम अपने जो है वो देवनागरी लिपि लिखी तरफ बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता था। और इसके विकास में मेसोपोटामिया के मंदिरों ने उल्लेखनीय, क्योंकि सबसे पहले लिपि का जो विकास हुआ मंदिरों में ही हुआ। क्यों? क्योंकि मंदिरों में बहुत सारा धन संपत्ति आती थी, और उसका हिसाब किताब ब्यौरा रखने के लिए जो है वो ऐसी चीज़ों की जरूरत थी, लिखने की जरूरत थी। और इस प्रकार से ये भाषा का ज्ञान जो है उन्हीं मंदिरों में विकसित हुआ। ठीक है, तो मतलब लेखन कला का विकास मंदिरों से ही प्रारंभ हुआ। क्लियर हो गया। तीसरा है मेसोपोटामिया में चित्रलिपि।
भी चित्रलिपि स्क्रिप्ट जो है, जो पिक्टोग्राफिक जो स्क्रिप्ट का उदय जो है हुआ सर्वप्रथम। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे ही लिपि आई, पहले क्या हुआ, पिक्टोग्राफी आया, मतलब चित्रमय लिपि जो है, चित्रलिपि का जैसे यहाँ पे चित्र बने ना, इस तरह की लिपि का विकास जो है सर्वप्रथम हुआ। और यह लिपि बहुत कठिन थी, ये चित्रलिपि का बहुत कठिन हुआ करती थी, इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल कार्य था। और इसे मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखा जाता था, उस पर किलाकार जो है वो चिन्ह बनाया जाता है, किलाकार चिन्ह, जैसे कि गीली मिट्टी है, फिर थोड़ा सा सूखने दिया इसको, और फिर जो है उकेर दिया इसको, ठीक है, सरकंडे से उकेर दिया, सरकंडा लाया, उससे उकेर दिया, और उससे ये जो है वो लिखी जाती, इस तरह की भाषा लिखी जाती थी। और फिर उसे सुखाकर, फिर धूप में पकाकर, आग में जो इसको पका लिया जाता था, और इस प्रकार ये पट्टी बन जाती है, उसको रख दिया जाता था, फिर इस तरह से उसको सेव किया जाता। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार की ये मेसोपोटामिया की लिपि थी, चित्रात्मक। फिर ये कठिन थी पढ़ना। मेसोपोटामिया की सबसे जो पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन थी, याद रखना, मेसोपोटामिया की ही पहली जो भाषा हम कहेंगे कि सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन जो है, ये सुमेरिया की जो सभ्यता है, उसी से ही सुमेरियन भाषा का भी अस्तित्व हुआ। तो 2400 ईसा पूर्व में एकदी ने इस भाषा का स्थान ले लिया। बाद में सुमेरियन जो भाषा थी वो आस्ते आस्ते खत्म होती गई, और जो अकदी भाषा थी, क्योंकि लोग बाहर से आते गए और वहाँ स्थापित होते गए, इस प्रकार से नई भाषा का इजाद होता गया। ये वैसे ही है, देखिए हिमाचल में आज आप देखेंगे बच्चे जो है वो बहुत सारे शब्द जो है पंजाबी को इस्तेमाल, क्योंकि गाने बहुत सारे सुनते हैं, तो भाषाओं का प्रभाव पड़ता है एक दूसरे का। तो अक्ती भाषा जो है वो सुमेरियन से अक्ती भाषा ने ले लिया, और 1400 ईसा पूर्व में अरामाइक भाषा का भी प्रचलन आरंभ हो गया। और मेसोपोटामिया की लिपि बहुत जटिल थी, इस कारण मेसोपोटामिया साक्षरता की दर बहुत कम थी, इसलिए भी कम थी क्योंकि ये जो भाषा थी ये सरल नहीं थी, बहुत जटिल थी, इसलिए भी लोग जो है वो कम पढ़े लिखे थे। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने लेखन कला के बारे में। तो मैंने जितना हो सकता था कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज देना वो कोशिश करी है। अगले पार्ट में आपसे क्वेश्चन सभी पूछे जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ गए होंगे। तो आप सबका हमेशा मैं धन्यवादी रहूँगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैंने इस पार्ट में जो डाल दी थी आपके लिए कि ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया के विश्व को क्या देन है। अब तक देखिए हमने पढ़ लिया है, क्या क्या दिया उन्होंने विश्व को। सबसे पहले काल गणना, गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा को आज जो तार्किक माना जाता है उसे गुणा भाग करना, या वर्ग और वर्गमूल, चक्रवृद्धि, ब्याज की सारणी, ये सारी कहाँ से मिली है भाई? हम मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है। याद रखना, कुछ भी याद करना ना, वर्ग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि, ब्याज, ये सारी किसकी देन है? ये मेसोपोटामिया की देन है। दूसरा, यहां से 2 का वर्गमूल, अगर जिसका जो मान निकलता है, 2 के वर्गमूल का जो मान है वो भी कहां से प्राप्त हुआ है? यहीं से प्राप्त हुआ है। एक और चीज कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और एक महीने को 4 हफ्तों में, और एक दिन में 24 घंटे, और एक घंटे में 60 मिनट। ये भी किससे सीखा हमने? मेसोपोटामिया सभ्यता है, वहां के पंचांग में ही ये कहा गया था, और यही आज भी प्रचलन में है। तो ये भी मेसोपोटामिया से ही मिला है। चौथा, इनके द्वारा जो सूर्य और चंद्र ग्रहण, तारों और तारामंडल की जो स्थिति को आज तार्किक माना जाता है, जो उन्होंने गणना करी वो आज भी तार्किक मानी जाती है। पांचवा, उन्होंने आधुनिक विश्व को लेखन कला, जो अभी पढ़ा हमने, ये भी सर्वप्रथम जो लेखन कला की जो कला है वो भी किसने दी? मेसोपोटामिया के लोगों ने। क्लियर हो गया? तो अब हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपने ध्यान से सुना, लेकिन इसे भी जरूर अवश्य सुन लेना। हर कार्य सोच समझ कर करें। याद रखना, हर कार्य जो भी करें आप, छोटे से बड़ा काम करें, बड़े सोच समझ कर करें। क्यों? क्योंकि आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है, और जो पूरी दुनिया करती है उसका असर आप पर ही होता है। एग्जाम्पल देता हूं, आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, न्यूज़ देखिए, आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, जो आप कर रहे हैं उसका असर आपकी जनरेशन के ऊपर भी होगा, आपसे भी बढ़ के वो आगे निकलेंगे। ऐसा नहीं है, तो इसलिए बेहतर है वही करो जो सही है, सोच समझ कर करो, ज्यादा अच्छा है। खुद भी अच्छे से रहो, दूसरों को भी अच्छे से रहने दो, यही मेरी कामना है। अच्छी सृष्टि का निर्माण कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद जो आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।